हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अराइव यूपीएससी विद निशु में। दोस्तों, यहाँ पर आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे कि हम लोग उत्तर प्रदेश जीएस जो ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज़ है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो है कि आपके 14 मई 2023 को जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पीएससी यानी कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो आज हम लोग उसकी टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे और ध्येय की हम लोग पहली टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। आप लोग देख रहे होंगे कि चैनल नया है तो आप लोगों को लगेगा कि हो सकता है इस पर कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छी ना हो, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि पेपर की क्वालिटी और साथ ही साथ जो उसमें एमसीक्यूज़ होंगे और उसमें जितनी भी मेरी प्रीवियस नॉलेज है कि मैंने कैसे 2 बार प्रीलिम्स निकाला और इस बार जो है कि फिर मैं जो है कि प्रीलिम्स निकालने की पूरी रणनीति में हूँ, तो अपने अनुभव भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि कौन से प्रश्न बन सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं हैं और कहाँ कहाँ से और भी एमसीक्यूज़ आपको बनाने चाहिए, कितने पेपर आपको सॉल्व करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं इस चैनल पर आपको जो है कि नॉलेज दूंगा, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा। तो प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी आरओ की, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज अपनी जो है कि तैयारी में पहले टेस्ट पेपर को। और साथ ही साथ हमारी जो मैम हैं उनके द्वारा भी दृष्टि आईएएस टेस्ट सीरीज जो है कि सॉल्व कराई जा रही है, जो यूपी पीसीएस के लिए ध्यान में रख के बनाई गई है। तो आप लोग उसे भी एंजॉय करिए और साथ ही साथ ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज को भी सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग जल्दी ही 10 अप्रैल के आसपास जीएस वर्ल्ड की भी टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे, जो कि 2-3 कोचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो है कि इस यूपी पीसीएस के सेक्शन में। तो शुरू करते हैं हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। अब पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि ये जो आज हमारा टेस्ट नंबर फर्स्ट है ये स्पेशली एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री का है। क्या है दोस्तों? एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। तो इसमें हम प्राचीन और मध्यकालीन भारत की शुरुआत करेंगे और एक ही वीडियो में हम 1 से लेकर 150 जो कि 150 पूरे क्वेश्चन होंगे उसे हम पूरी सॉल्व करेंगे, जो है कि व्याख्या के साथ, और कौन से प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के टेस्ट पेपर को। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, पित्रादुरा शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनें। यह मुगल काल में संगमरमर से बनी इमारतों की दीवारों की अर्धमूल्यवान पत्थरों से बनी आकृतियों द्वारा सजावट को दर्शाती थी। दूसरा स्टेटमेंट है, यह शैली जहांगीर के काल में आरंभ होकर शाहजहां के काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। तो आप यहाँ पर देखेंगे पूछा जा रहा है पित्रादुरा शैली। दोस्तों, ये जो पित्रादुरा शैली होती है ये जड़ने वाली तकनीक होती है, यानी कि जो संगमरमर, या ताजमहल आप घूमने जाएंगे या लाल किला वगैरह जाएंगे, या जो है कि आप जो शाही दरबार देखेंगे तो वहाँ पे फूलों की एक डिज़ाइन बनी होती है जो संगमरमर पे जड़ी जाती है। तो इसी को हम पित्रादुरा शैली कहते हैं जो है कि, और यह संगमरमर जैसे आप ताजमहल में देख सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है। और दूसरा, ये जहांगीर के काल से शुरू होके शाहजहां के काल में क्यों चरमोत्कर्ष कहा जा रहा है? क्योंकि ताजमहल जो है कि शाहजहां के काल में ही बनवाया गया था और उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से जो है कि इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। ताजमहल में बहुत जगह इसका जो है कि प्रयोग किया गया है, इसीलिए यह चरमोत्कर्ष पे आ गई थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, कि दोनों फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं और आप लोग बताइएगा जो है कि यहाँ पर प्रश्न आपको पूरे प्रॉपर दिख रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें। और जैसी भी वीडियो आपको लगेगी, आपके जो भी सुझाव होंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके जो भी सुझाव होंगे हम उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे और सुझाव का हम बिल्कुल स्वागत करेंगे। तो शुरू करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को। सूची फर्स्ट में स्थापत्य चीज़ें हैं और सूची सेकंड में निर्माणकर्ता है, तो हमें उसको मिलान करना है। जैसे बुलंद दरवाज़ा की बात करेंगे तो बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा बनाया गया था जो है कि। मोती मस्जिद जो आगरा में, दोस्तों मोती मस्जिद जो आगरा में, क्योंकि आपको मोती मस्जिद आपको दिल्ली के लाल किले में भी मिलेगी, तो यहाँ पर देखेंगे आगरे की जो मोती मस्जिद है वो शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई, और एतमादौला का मकबरा जो है वो नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया, और मोती मस्जिद जो दिल्ली में है वो औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी। अब बात आती है कि अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया था, तो ये उसने गुजरात विजय के दौरान बनवाया था। जब उसने गुजरात की विजय की थी और पहली बार उसने समुद्र के दर्शन किए थे, समुद्र देखा था, तो उसी उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। वहीं मोती मस्जिद आगरा में जो लाल किले में बनी वो शाहजहाँ के द्वारा, और दिल्ली के लाल किले में जहाँ से नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त को भाषण देते हैं, देश को संबोधित करते हैं, उसमें मोती मस्जिद जो बनी है वो औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी। और एतमाउद्दौला जो कि नूरजहाँ के पिताजी थे, उनका मकबरा नूरजहाँ ने ही बनवाया था। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे कि बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4।
अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, शेर शाह के शासनकाल में रे का संबंध किस एक से था, मतलब रे क्या थी। तो अगर आप इसको गौर से समझेंगे कि रे क्या थी, तो भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करने वाली दरों की एक सूची थी। यानी जो अलग अलग फसल होती थी, जैसे चावल, धान, सरसों या मक्का, बाजरा या कोई भी मूंगफली वगैरह, तो उसमें राज्य का हिस्सा कितना होगा उसकी एक लिस्ट तैयार की जाती थी, उसको रे भी कह देते थे। और कहीं कहीं ये शब्द आपको रे लिख के आएगा, रे, तो ये भी आपको सेम ही अर्थ बताना है। तो तीसरे का हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, दीन पनाह नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना हुमायूं के द्वारा की गई थी, और संयोग से हुमायूं इसी के लाइब्रेरी में जो सीढ़ियाँ थी उससे गिरते हुए जो है कि मर जाता है, यानी कि मृत्यु भी उसकी दीन पनाह नगर में ही एक लाइब्रेरी बनाई गई थी, उसी में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है 5, निम्नलिखित में से कौन एक बाबर से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाना, तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह दीवान का संकलन करना, मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ना या कलंदर की उपाधि धारण करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो मच्छीवाड़ा का युद्ध था ये बाबर के द्वारा नहीं बल्कि हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था। किसके द्वारा लड़ा गया था? हुमायूं के। और ये युद्ध 15 मई 1555 को लड़ा गया था। और इसी युद्ध में जो है कि जो हुमायूं और जो शेरशाह सूरी के वंशज थे अफगान, उनके मध्य हुआ, और यहाँ पर जो है कि विजय प्राप्त करके हुमायूं दोबारा दिल्ली में अपनी सत्ता को स्थापित करता है 1555 में। हालांकि वो 1556 में फिर मर भी जाता है, तो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाता है। तो ये मच्छीवाड़ा का युद्ध आपके बाबर से संबंधित नहीं है, जबकि कलंदर की उपाधि बाबर से है, क्योंकि वो अफगानिस्तान जाके जो है कि लाखों का दान करता था, इसलिए उसको वहाँ के लोगों ने कलंदर की उपाधि भी दी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। अब यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। पूछा जा रहा है अकबर ने दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की थी। बिल्कुल सही बात है, दीन इलाही की स्थापना अकबर ने 1582 में ही की थी। और इसका उद्देश्य एक नए धर्म का प्रवर्तन करना था? जी नहीं, इसका उद्देश्य एक नया धर्म नहीं बनाना था, बल्कि सभी धर्मों में एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए था। या यूँ कह दें कि एक सामाजिक संहिता थी कि समाज में नियम कैसे होने चाहिए, समाज में समरसता और सामंजस्य कैसे होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पर कि क्या हो जाएगा, सी आंसर, क्योंकि ए तो सही है लेकिन आर गलत है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा यह। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुसम्मन बुर्ज नामक भवन किस एक के द्वारा बनवाया गया था। तो जो मुसम्मन बुर्ज था वो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, शाहजहाँ के द्वारा, यानी ये एक 6 मंजिला भवन था और जो आगरा में ही स्थित था। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, हुमायूं ने किस चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि दी थी। तो हुमायूं ने किस चित्रकार को दी थी भाई? तो अब्दुस समद को इन्होंने सीरी कलम की उपाधि दी थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है, इसकी आबो हवा खुरासान से बेहतर है, यह हरा भरा है, सालों भर फूलों से लदा रहता है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो यह जो स्टेटमेंट था भारत के लिए अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे आपको मैच करना है। कृषि दासत्व और मेनर प्रणाली सामंतवाद की अनिवार्य विशेषताएं थी। भारत में सच्चे अर्थों में न तो कृषि दासत्व था और न ही मेनर प्रणाली थी। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी न तो पहला स्टेटमेंट सही है और न ही जो है कि दूसरा स्टेटमेंट सही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये माना जाता है कि विशेषता जो थी ये मुख्य रूप से कृषि दासत्व और मेनर प्रणाली, ये मुख्य रूप से यूरोप में जो है कि थी। ओके, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे प्रश्न में कि पूछा भी जा रहा था आपसे कि असत्य कथन, यानी कि न तो पहला गलत है और ना ही दूसरा गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ओके, तो इसीलिए 10 का डी हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इंग्लिश का पेपर है, मतलब इसमें एक पेज इंग्लिश है और एक पेज हिंदी है, तो इसलिए हम लोग बाइलिंगुअल नहीं कर पा रहे हैं इस पर, लेकिन हम लोग हिंदी में समझ रहे हैं इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 9वीं सदी के एक लेखक के अनुसार यह साम्राज्य इतना विशाल था कि तेज से तेज चलने वाले जहाज 2 साल में भी इसका पूरा चक्कर नहीं लगा सकते थे। यह कथन निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के विषय में कहा गया था। तो आप इसको देखेंगे कि शैलेंद्र साम्राज्य के लिए कहा जाता था। ये किसके लिए कहा जाता था? शैलेंद्र साम्राज्य, जो दक्षिण पूर्व एशिया के सर्वाधिक शक्तिशाली राज्यों में से एक था। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि सत्य कथन कौन से हैं।
तो जब्ती प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से जोड़ा जाता है, बिल्कुल सही बात है। राजा टोडरमल के द्वारा ही जब्ती प्रणाली को शुरू किया गया था। और टोडरमल एक मेधावी राजस्व अधिकारी था जिसने कुछ समय तक शेरशाह सूरी के अधीन भी काम किया था। जी हाँ, शेरशाह सूरी के अधीन भी काम किया था और आगे चलकर इसने इसी जब्ती पद्धति को अकबर के समय जब प्रयोग किया तो उन्होंने दरसाला पद्धति के नाम से इसका प्रयोग किया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला भी सही है। तो आप लोगों ने जो पढ़ा है ना कि टोडरमल केवल अकबर के समय में था, तो ऐसा नहीं है, अकबर से पहले वो शेरशाह के समय में भी रह चुका था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहमनी राज्य की स्थापना का वर्ष कौन सा था? तो आप देखेंगे कि जो बहमनी राज्य था इसकी स्थापना 1347 में हसन गंगू नाम के व्यक्ति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? हसन गंगू नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और आगे चलते हैं। असल में उसका जो रियल नेम था वो था अलाउद्दीन हसन, लेकिन उसको जो है कि हसन गंगू भी कहा जाता था। ब्राह्मणों की सेवा में एक गंगू नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी सेवा में लगे रहने की वजह से इसलिए उसको हसन गंगू भी कहा। अगर बात करें 1336 में क्या हुआ था, तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किस साम्राज्य की? विजयनगर साम्राज्य की, जो कि हरिहर एवं बुक्का ने की थी। दोनों भाइयों ने मिलकर जो है कि इसकी स्थापना की थी। और ये दोनों ही साम्राज्य यानी विजयनगर और बहमनी दोनों तुगलक वंश के समय स्थापित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे, सिकंदर लोदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब यहाँ पे 3 कथन तो सही होंगे और एक कथन जो गलत है, हमें उसी को ढूंढना है। तो पहला है आगरा की स्थापना की तथा गज ए सिकंदरी पैमाना शुरू किया, बिल्कुल सही है। 1504 में आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी और अपनी राजधानी फिर दिल्ली से आगरा ले गया था। वह एक कट्टर धर्मांध शासक था, यह भी बात सही है। उसने स्त्रियों को पीरों की मजार पर जाने से रोक लगा दी थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सभी कथन सत्य हैं, तो जी उसने पीरों की मजारों पर जाने से रोक लगाई थी, तो यहाँ पे कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो हम डी वाला ले लेंगे कि सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। यहाँ पर 15 को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे व्याख्या सहित हम लोग पढ़ेंगे। अमीरों के गैर तुर्क गुटों ने खिलजी विद्रोह का स्वागत किया था और खिलजियों के उदय के साथ उच्च पदों पर तुर्कों का एकाधिकार हो गया था। तो आप देखेंगे कि ए स्टेटमेंट तो सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि खिलजियों के उदय के साथ उच्च पदों पर तुर्कों का एकाधिकार हो गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये तो पहले से ही इल्तुतमिश और बलबन के समय से ही तुर्कों का एकाधिकार चला आ रहा था। तो ऐसी कोई बात नहीं थी जो है कि, बल्कि उल्टा ही हो गया था कि खिलजियों में अलाउद्दीन खिलजी ने तो सभी तुर्कों को ही मरवा दिया था दावत पे बुला के। तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया था। तो सी स्टेटमेंट हो जाएगा कि पहला सही है और दूसरा गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संत बनने से पहले एक लुटेरा था? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि साधु महात्मा बनने से पहले आपके जीवन में जो भी चीज़ें हों वो मैटर नहीं करती, अगर लास्ट में आप सन्यासी या साधु बन जाते हैं। तो ये सबसे एक आध्यात्मिक जो सुख होता है ना, वो बहुत ही बड़ा सुख होता है। बहुत आपको जो है कि उससे मान सम्मान बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये जो काम था, ये नामदेव नाम के जो संत हैं जो कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। तो इन्हीं के द्वारा ये कर्तव्य किया जाता था। पहले लुटेरे थे, उन्हें क्या पता था कि मैं इतिहास में अपने नामों को स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दूंगा भविष्य में कभी। तो उन्हें क्या पता था कि वो लुटेरे हैं तो बाद में बदल जाएंगे, तो वो नामदेव थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संत रामानंद का जो जन्म स्थान है वो कहाँ था? प्रयागराज, आगरा, वाराणसी, मथुरा। तो सही जवाब हो जाएगा ए, प्रयागराज में प्रसिद्ध संत रामानंद जो थे वो रामानुज के अनुगामी थे, यानी कि उनके फॉलोअर्स थे और उनका जन्म प्रयाग में हुआ था। हालांकि बाद में उन्होंने काशी यानी कि बनारस में जो है कि अपना रहना शुरू कर दिया था और धार्मिक आडंबरों का इन्होंने बहुत विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे नेक्स्ट है 18। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना किस मुगल शासक के समय में हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा सी, जितने भी भारतीय संगीतों की पुस्तक लिखी हुई थी अब तक, तो ऐसा लगता है अभी तक की जितने भी रिसर्च हुई है तो उसमें पता चलता है कि औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक जो है कि। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। चीनी यात्री इत्सिंग 670 ईस्वी में नालंदा आया था, ये बात सही है। हर्षवर्धन अपने आरंभिक जीवन में शैव धर्म का था, बिल्कुल सही है। आगे चल के उसने फिर कौन सा धर्म ज्वाइन कर लिया दोस्तों? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था।
तीसरा, हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और हर्षचरित की रचना की थी, तो बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रियदर्शिका, रत्नावली और साथ ही साथ उसने नागानंद की रचना की थी। किसकी? नागानंद की। जबकि हर्षचरित की रचना उसके दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा की गई थी, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट असत्य है। और चौथा, वेनसांग 645 ईस्वी में चीन वापस लौट गया था, यह बिल्कुल सही है, और इसने अपना एक यात्रा वृत्तांत सी यूकी के नाम से लिखा था। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। लगभग 220 ईसा पूर्व में चीन की महादीवार, जिसको हम लोग कहते हैं चाइना वॉल, जो अंतरिक्ष से भी देखी जाती है, इसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो सी हुआंग ती द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपका? यहाँ पर देखेंगे, ऋग्वेद में लिंग पूजक अनार्य जातियों की चर्चा की गई है, बिल्कुल सही बात है। और लिंग पूजा हड़प्पा काल में शुरू हुई और आगे चलकर हिंदू समाज में पूजा की एक विशिष्ट विधि मानी जाने लगी, बिल्कुल यह बात भी सही है, क्योंकि आज वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो शिवलिंग की पूजा बहुत ही महत्व रखती है हमारे हिंदू समाज में। तो यही बात कही जा रही है कि इसके जो प्रमाण थे वो हड़प्पा काल में तो मिले, लेकिन आगे चलकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग सीधे। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22, बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन का मूल ग्रंथ है? तो ये वेदांतों का जो है कि होता है, किसका? वेदांत का। और अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 ईस्वी में अपना राज्यारोहण के स्मारक के रूप में गुप्त संवत चलाया था, बिल्कुल सही बात है। पहला स्टेटमेंट जो है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत चलाया गया था। दूसरा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी, यह बात भी बिल्कुल सही है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि असत्य कथन को पहचानिए, तो न तो पहला गलत है न ही दूसरा गलत है, तो डी आंसर हो जाएगा कि न पहला असत्य है और न ही दूसरा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन है, अकबर ने बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया था, बिल्कुल सही बात है कि अकबर ने समाज सुधार के रूप में जैसे दास प्रथा, सती प्रथा, बहुविवाह पर प्रतिबंध, बहुत सारी चीज़ें, और साथ ही साथ बाल विवाह को रोकने की भी बात की थी, जिसमें इन्होंने स्वयं कहा था कि बालक के लिए यानी कि बॉयज़ के लिए 14 वर्ष होनी चाहिए उम्र, और जबकि 14 की जगह 16 वर्ष बताई गई थी, और जबकि गर्ल्स के लिए 14 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो बाल विवाह के लिए इन्होंने प्रयास किया था, लेकिन वो अलग बात है कि सफल नहीं हो पाए जो है कि उतने प्रभावी स्तर से। और दूसरा देखते हैं, विवाहों की वैधानिकता की जांच करने के लिए उसने तुर्बेग नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, तो यह बात भी सही है। तो इसलिए 24 के दोनों कथन सही हैं, अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी को कार्यसेना की नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना होता था? कि जब भी अगर कोई जो है कि हमारा सेना वगैरह को युद्ध करने के लिए कोई नदी पार करनी हो या पुल पार करना हो, तो उसके लिए कौन अधिकारी होता था जो ये सब चीज़ों को देखता था? तो सही आंसर हो जाएगा बी, मीर ए बहर। मीर ए बहर होता था दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे सिपह सलार की बात की जा रही, तो ये क्या होते थे? ये सूबेदार कहलाते थे। क्या? सूबेदार। और अगर हम बात करें आमिल, तो आमिल अपने परगने का एक क्या होता था? वित्त अधिकारी होता था। क्या होता था? वित्त अधिकारी। और अगर हम बात करें कारकुन, तो ये क्या होता था? ये परगने का हिसाब किताब लिखता था। क्या लिखता था? हिसाब किताब वगैरह ये सारी चीज़ों को नोट करता था। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य में वेशबग किसे कहा जाता था? तो जो वेशबग होता था, ये मनुष्यों के क्रय विक्रय के संबंधित ये पद्धति थी, यानी मनुष्यों को जो खरीदा और बेचा जाता था, इसी को वेशबग कहा जाता है, यानी दास प्रथा का ही एक ये रूप था। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं, यानी कि कौन से कथन गलत हैं? पहला पढ़ते हैं, राणा कुंभा ने मालवा के महमूद खलजी पर विजय प्राप्त कर ली थी, यानी कहा जा रहा है कि राणा कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो पहला स्टेटमेंट जो है कि सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। मालवा विजय की स्मृति में उसने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, यह बात भी सही है। और यहाँ पूछा जा रहा है आपसे गलत, तो न तो पहला गलत है और न ही दूसरा गलत है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 28। अब यहाँ पे कुछ राजवंश हैं और कुछ संस्थापक हैं, इनका मिलान करने के लिए पूछा जा रहा है।
तो अब आप देखेंगे कि बीजापुर की बात करेंगे तो बीजापुर को यूसुफ आदिल शाह के द्वारा जो है कि स्थापित किया गया। वहीं अहमदनगर की बात करेंगे तो अहमदनगर मलिक अहमद के द्वारा जो है कि स्थापित किया जाएगा। गोलकुंडा की बात करेंगे तो ये कुली कुतुब शाही के द्वारा, और बीदर की बात करेंगे तो अमीर अली बरीद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इस आधार पे अगर आप देखेंगे तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। चोल काल से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन एक सुमेलित नहीं है। तो यानी कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब गलत, मतलब बाकी सब सही है लेकिन एक कोई गलत है। तो ये हमें देखना है। उर की बात करेंगे तो गांव की एक आम सभा होती थी जिसमें सामान्यतः महिला पुरुष सभी लोग शामिल होते थे और गांव के साधारण लोग भी इसमें शामिल हो जाते थे। वहीं गंगई कोंड चोल की बात करेंगे तो ये राजराज प्रथम नहीं दोस्तों, ये बल्कि राजेंद्र प्रथम, जो इसका पुत्र होता है राजराज प्रथम का, उसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है गंगई कोंड चोलपुरम। ठीक है। और मंदिर की बात करेंगे तो द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली, ये तीनों ही जो है कि मंदिर की एक शैली है। तो इस आधार पे आप देखोगे कि कौन सा सुमेलित नहीं है तो बी हो जाएगा। अच्छा, राजराज प्रथम ने क्या किया था, ये चोल वंश से संबंधित है और इन्होंने तंजावुर का मंदिर, या जिसको हम दूसरी भाषा में कहें तो बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना की थी राजराज प्रथम के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर आप देखेंगे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शंकराचार्य का जन्म 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था, यह पूछा जा रहा है। बिल्कुल नहीं, तमिलनाडु में उनका जन्म नहीं हुआ था, बल्कि कहाँ हुआ था उनका जन्म, केरल में हुआ था। ये ध्यान देना आपको। शंकराचार्य, ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने 4 पीठ जो है कि रखी हैं, मतलब कि पूरे भारत में चारों दिशाओं में जो है कि इन्होंने शक्तिपीठ की स्थापना की थी। तो इनका जन्म केरल में हुआ है। उन्होंने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और तीसरा है, अद्वैतवाद के अनुसार ईश्वर और उसकी सृष्टि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, नहीं, दोनों एक ही चीज़ें हैं जो है कि, इसलिए पहला गलत है, तीसरा गलत है। अब यहाँ पूछ क्या रहा है, सत्य कथन को चुने, तो पहला सत्य कथन कौन सा है, तो 2 है केवल, तो सी आंसर आपका हो जाएगा कि केवल सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, वहिंद का युद्ध, ये पूछा जा रहा है आपसे वहिंद का युद्ध। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो वहिंद का युद्ध था वो 1008 से आसपास, यानी 1008 या 9 में हुआ था। और ये सामान्यतः महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था, महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच हुआ था। ये पेशावर के निकट हुआ था, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में है, पेशावर के निकट यह युद्ध हुआ था। तो अगले प्रश्न को हम चलते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पे विदेशी यात्री और विजयनगर शासक, तो कौन से शासक में कौन कौन लोग आए थे, इसको सही सुमेलित पूछ रहा है। जैसे निकोलो कोंटी की बात करें और जो है कि इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि देवराय प्रथम में निकोलो कोंटी आए थे, बिल्कुल सही है। देवराय द्वितीय में अब्दुल रज्जाक आए थे, यह भी सही है। अच्युत देवराय में जो है कि नूनिज पुर्तगाली आया था, यह भी सही है। तो आपका डी आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सभी सही सुमेलित किए गए हैं, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने बहमनी राज से बेलगाम और गोवा को छीन लिया था। तो गोवा और बेलगाम ये किसके द्वारा छीना गया था, तो हरिहर द्वितीय के द्वारा छीना गया था। और ये किससे संबंधित है, ये सभी के सभी जो है कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं, जहाँ पे इन्होंने संगम वंश से संबंधित अपना रखा है, मतलब कि संगम वंश से ये लोग संबंधित हैं। क्योंकि जब हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में, तो इन्होंने अपने पिता के नाम संगम पर ही अपना संगम वंश स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 34 है, हम लोग देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के हितों का टकराव 3 अलग अलग क्षेत्रों में था। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र इन तीनों में सम्मिलित नहीं था। तो कौन सा क्षेत्र था जो इसमें सम्मिलित नहीं होता था, तो वो होता था आपका डी, कि गोदावरी और महानदी के द्वाब में ये लोग नहीं आते थे, बल्कि विजयनगर साम्राज्य मुख्य रूप से कृष्णा और गोदावरी डेल्टा में आता था, तुंगभद्रा द्वाब में भी आ जाता था। वहीं बहमनी साम्राज्य जो है कि मराठावाड़ प्रदेश से संबंधित था थोड़ा सा। तो ये तीनों ही क्षेत्र इन दोनों के बीच संघर्ष का कारण बनता था, लेकिन गोदावरी और महानदी में इनका कोई संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 35 है, कुछ पुस्तकें हैं और उनके कुछ लेखक हैं, तो वो हम यहीं पे मिला लेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 का। ताज उल मासिर, अगर हम बात करेंगे ताजुल मासिर की, तो इसके लेखक हो जाएंगे हसन निजामी।
किताब उल यामिनी या कुताब उल यमिनी, तो ये उतबी हो जाएगा जो कि महमूद गजनवी के साथ आया था, उतबी। और शाहनामा की बात करेंगे तो इसको फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। और किताब उल हिंद यानी भारत की खोज, ये अलबर्नी के साथ लिखी गई है। तो अलबर्नी और फिरदौसी, उतबी, ये तीनों ही महमूद गजनवी के साथ भारत आते हैं। तो ये आपकी पुस्तक का मिलान था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है 36 प्रश्न संख्या। तो आइए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। पूछा जा रहा है आपसे 36 में, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को पराजय मिली थी। बिल्कुल, तराइन की दूसरी लड़ाई में जो है कि पृथ्वीराज चौहान को पराजय मिल गई थी। और ये जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो 1192 हुई थी। और ये किसके बीच में हुई थी? साथ में एक तरफ मोहम्मद गौरी साहब थे जो जीत गए थे। और अगर हम बात करें इस लड़ाई में कन्नौज के शासक जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ दिया था? बिल्कुल नहीं दिया था, क्योंकि खुद पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर होते समय जयचंद की बहन संयोगिता को उठा के भाग जाते हैं, लेकर भाग जाते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि जयचंद अपनी बहन के पति यानी कि आशिक को सहायता करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसीलिए सी सही हो जाएगा कि पहला तो सही है लेकिन आर वाला स्टेटमेंट गलत है आपका। ओके, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे देखते हैं। यहाँ पे सूची दी हुई है फर्स्ट और सूची सेकंड, कुछ शासक हैं और उनके क्षेत्र हैं कि वो शासक किस क्षेत्र में अपना शासन करते थे। तो ये हमें मिलान करना है। जैसे अगर हम बात करें गढ़वाल वंश, जिससे कौन संबंधित था? बताइए, ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि गढ़वाल वंश से जयचंद संबंधित था या पृथ्वीराज संबंधित था। तो देखिए, गढ़वाल तो आपके कन्नौज में था, जो आज कन्नौज, बदायूं, इटावा वाला क्षेत्र है। वहीं परमार की बात करेंगे तो परमार आपके मालवा, जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है। चौहान की बात करेंगे तो चौहान आपके अजमेर, राजस्थान से संबंधित थे। और सेन वंश की बात करेंगे तो ये बंगाल से संबंधित थे। किससे? बंगाल से संबंधित थे। तो ये आपके शासक और उनके कुछ क्षेत्र थे, उसको हमने मिलान किया। तो इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 37 का बी हो जाएगा, यानी ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक लड़ाई द्वारा विजयनगर महान साम्राज्य का अंत हो गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बन्नी हट्टी की लड़ाई। और यह कब हुई थी? 1565 में हुई थी ये लड़ाई। एक तरफ तो था विजयनगर साम्राज्य बेचारा अकेले, और दूसरी तरफ एक संयुक्त सैनिक संघ था जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और साथ ही साथ बीदर, ये सभी लोग मिलकर विजयनगर को हरा रहे थे। तो इसको बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, या कभी कभी आपको पेपर में राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी देखने को मिलता है। तो राक्षसी तांगड़ी युद्ध भी अगर आता है तो समझिएगा कि बन्नी हट्टी की बात ही कर रहा है। अच्छा, मच्छीवाड़ा की लड़ाई किसने लड़ी थी? तो ये 1555 में हुमायूं ने लड़ी थी अफगानों के खिलाफ, और फिर इसी के बाद जो है कि उसने अपनी सत्ता प्राप्त की थी पुनः। तो 38 का सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 39। निम्नलिखित में से कौन सी एक अहर्ता विजयनगर साम्राज्य में मंत्री परिषद की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताओं के विषय में असत्य है, यानी कि गलत है? तो 3 स्टेटमेंट तो सही है लेकिन चौथा स्टेटमेंट गलत होगा, कोई एक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, कि उसकी आयु 40 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए। तो नहीं, उसकी आयु जो है वो 50 से 60 वर्ष के बीच में होना चाहिए अगर उसे मंत्री परिषद की सदस्यता को ग्रहण करना है। जैसे आज वर्तमान में अगर हम बात करें कि लोकसभा या विधानसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो कम से कम न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर आपको राज्यसभा या विधान परिषद का अगर सदस्य बनना है तो 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति या राज्यपाल का पद पे चुनाव लड़ना है तो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसी तरीके से विजयनगर साम्राज्य में मंत्री परिषद बनने के लिए 50 से 60 वर्ष होना जरूरी है। और अब हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि ममलूक वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश और सैयद वंश दिल्ली सल्तनत के उपरोक्त वंशों को सत्ता में बिताए गए वर्षों के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही का मतलब होता है कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये बताना है कि सबसे अधिक क्रम मतलब सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत पे सबसे अधिक जो शासन किया गया वो तुगलक वंश के द्वारा किया गया। लगभग 94 वर्ष किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो है कि आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। तो अगर मैं एक एक तरफ से चलूँ तो आपको पूरा डिटेल से बताऊं कि तुगलक वंश की अगर हम बात करेंगे तो तुगलक वंश ने शासन किया 1320 से 1414, अर्थात कि लगभग 94 वर्ष किया इन्होंने। और अगर हम मामलुक वंश की बात करेंगे तो इन्होंने 1206 मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर 1414 तक इन्होंने 1290 तक इन्होंने शासन किया था। कब तक किया था? 1290 तक। तो ये हो गया लगभग 84 वर्ष इन्होंने किया, इन्होंने 94 वर्ष।
अगर हम लोधी वंश की बात करेंगे जो कि 1450 से लगभग जो है कि 1552 तक इन्होंने सत्ता पे मतलब शासन किया था, तो ये लगभग 76 वर्ष तक थे। और खिलजी वंश की बात करेंगे तो ये लोग थे 1290 से 30 तक, मतलब 1320 तक। तो इस तरीके से इनको देखेंगे तो ये 30 वर्ष केवल शासन करते हैं। और सैयद वंश की बात करेंगे तो ये लगभग लगभग 36 वर्ष शासन करते हैं। तो इस आधार पे अगर आप देखेंगे तो 40 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि पहले 3 आएगा यानी कि तुगलक वंश आ जाएगा, फिर फर्स्ट आएगा मामलुक वंश, फिर सेकंड आएगा लोधी वंश, फिर 5 आएगा सैयद वंश, और फिर सबसे कम शासन जो होता है वो खिलजी वंश का होता है, केवल और केवल 30 वर्ष तक। तो ये प्रश्न अच्छा था, ये आपके फैक्ट ओरिएंटेड था प्रश्न। अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41 है, सल्तनत काल में निम्न में से कौन सी एक पद्धति भू राजस्व निर्धारण के रूप में नहीं अपनाई जाती थी? बटाई, मापन, मुक्ताई या कनकूद? तो आप देखेंगे कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कनकूद। क्योंकि कनकूद सल्तनत काल की नहीं थी बल्कि मुगल काल की पद्धति थी। ये थी वही लेकिन ये मुगल काल की पद्धति। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो पूछा जा रहा है आपसे, बलबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? यानी कि 3 कथन तो गलत हैं लेकिन एक कोई भी कथन है जो सही है। तो क्या है? उसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था। बिल्कुल, जैसे कि इसने जो गैर इस्लामी जो प्रथाएं थी वो कौन कौन सी बताई थी? जिस तरीके से आप सिजदा और पैबोस करते हैं, क्या था? एक तो थी इसकी सिजदा और दूसरी थी इसकी पैबोस, यानी कि पैर चूमना था और सुल्तान के सामने कमर पे झुक कर जो है कि प्रणाम करना था। तो पहला तो सही है। उसने दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा प्रारंभ की, दूसरा भी सही है। उसने प्रतिवर्ष ईरानी त्यौहार नौरोज मनाने की प्रथा आरंभ की, तीसरा भी सही है। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि कोई एक कथन, तो हम कहेंगे कि डी, कि सभी कथन सत्य हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। प्रश्न कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया। इसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना था। तो आप देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। क्या केवल इसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना था? तो ऐसा नहीं था। वहाँ पे जो है कि धन की लालसा से उसने आक्रमण किया था, क्योंकि दिल्ली से बाकी सारे रास्ते छोड़ के, सभी जगह छोड़ के सीधे दक्षिण भारत में जाके तेलंगाना आंध्र प्रदेश में देवगिरी पर अटैक करेगा, वो भी राज्य विस्तार करने के लिए। ऐसी भूल उसे नहीं करनी थी, बल्कि वो तो धन की लालसा थी, उसे धन प्राप्त करना था, इसलिए उसने वहाँ पे आक्रमण किया। तो आर गलत है, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख मिलता है? तो जो है कि भीष्म पर्व, जो कि आपका भीष्म पर्व है महाभारत में, तो इसमें गीता का उल्लेख मिलता है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखेंगे। 45 में लिखा है, किस मध्यकालीन शासक ने वूलर झील में एक कृत्रिम द्वीप जैना लंका का निर्माण किया था? तो किसने कराया गया था? जैनुल आबदीन के द्वारा। और ये वूलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और वहीं पे जैना लंका नाम की जो है कि एक द्वीप का निर्माण कराया गया था जैनुल आबदीन के द्वारा। और इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। और ये बहुत ही उदारवादी शासक था, इसलिए इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखेंगे, शैव धर्म से संबंधित राज राजेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? कौन सा मंदिर है? राज राजेश्वर मंदिर। और ये तंजौर तमिलनाडु में स्थित है, जो चोल वंश के द्वारा स्थापित किया गया था। और इसको किसने स्थापित करवाया था? राजराज चोल या राजराज प्रथम ने। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, राज राजेश्वर या तंजौर मंदिर या बृहदेश्वर, जिस भी नाम से आप इसे पुकारें वो यही कहलाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शैव धर्म से संबंधित था, यानी कि शिव को समर्पित था। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, छोटा करते हैं इसको हम लोग थोड़ा, ताकि चारों स्टेटमेंट हमें देख सकें। 47 है, मुगल काल को गुप्त काल के बाद भारत का दूसरा स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल काल में भारत में सांस्कृतिक गतिविधियों का बहुमुखी विकास हुआ। तो ये बात बताइए सही है कि गलत? तो बिल्कुल दोनों ही बातें सही हैं कि गुप्त काल के बाद जो दूसरा स्वर्ण युग आया वो मुगल काल में आया, क्योंकि मुगल काल में स्थापत्य का विकास बहुत हुआ, चित्रकारी का विकास बहुत हुआ, साहित्य का विकास बहुत अधिक हुआ। तो कह सकते हैं कि मुगल काल भी स्वर्ण युग ही था भारत के लिए। और बहुमुखी जो है कि जो यहाँ पे विकास हुआ गतिविधियों का, सांस्कृतिक स्तर पे, स्थापत्य के स्तर पे, भाषा के स्तर पे और चित्रकारी के स्तर पे, तो संस्कृति का विकास बहुत अच्छे से हुआ। तो इसलिए 47 का ए हो जाएगा कि दोनों इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं एक दूसरे की। और क्वेश्चन नंबर हम 48 देख लेते हैं।
जसवंत एवं दसावन नामक चित्रकार मुगल सम्राट के दरबार में थे। जो ये दसावन नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये यहाँ पे बसावन होता है, इसका नाम है बसावन, असल में दसावन नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, ये अकबर के दरबारी चित्रकार थे, अकबर के थे ये दोनों। और अगला प्रश्न है 49, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किस एक शासक द्वारा नियुक्त की गई थी? तो ये शिवाजी के द्वारा नियुक्त की गई थी। इसमें 8 प्रधान जो होते थे, जिसमें पेशवा, वाकिया नवीस, सुमंत और सरे नौबत, न्यायाधीश, ये सारे के सारे पद मुख्य रूप से आते थे। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विजयनगर साम्राज्य में रचित नहीं है? जाम्बवती कल्याणम, मनुचरित, अमुक्त माल्यदा या प्रबोध चंद्रोदय। यानी पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में किसकी रचना नहीं हुई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रबोध चंद्रोदय। इसकी रचना जो है कि कृष्ण मिश्र ने की थी, जो कि चंदेल वंश के शासक थे, राजा जो कीर्तिवर्मन थे उनकी सभा में रहते थे। जबकि जाम्बवती कल्याणम, मनुचरित और अमुक्त माल्यदा की रचना विजयनगर साम्राज्य में हुई है। और स्वयं जो है कि अमुक्त माल्यदा और जाम्बवती कल्याणम, इसकी रचना कृष्णदेव राय ने की थी। किसने की थी? कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य का एक प्रतापी शासक था। और ये कैसे प्रतापी शासक है? क्योंकि इसके बारे में स्वयं जो है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में कहा कि भारत का जो दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली शासक है वो कृष्णदेव राय है। और इन्होंने जाम्बवती कल्याणम और अमुक्त माल्यदा की रचना स्वयं की थी। क्वेश्चन नंबर 51 है, यहाँ पे कुछ प्राचीन रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं, तो ये हमें मिलाना है। जैसे अष्टाध्यायी की बात करेंगे तो अष्टाध्यायी जो लिखी हुई है वो पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी और ये व्याकरण ग्रंथ है। वहीं महाभाष्य की बात करेंगे तो ये पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। प्रबंध चिंतामणि की बात करेंगे तो ये मेरु तुंग के द्वारा लिखी गई है। और परिशिष्ट पर्व ये हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। किसमें? हेमचंद्र के द्वारा। और इस परिशिष्ट पर्व में जैन धर्म और मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, गुलाम वंश से संबंधित निम्नलिखित शासकों को उनके काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो गुलाम वंश के जो शासक हैं उनको इन कालक्रम में व्यवस्थित करना है हमें। ओके, तो पहले नसरुद्दीन महमूद शाह, शमसुद्दीन कैमूर्स और मुइजुद्दीन कैकुबाद और रजिया सुल्ताना। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो सबसे पहले आएगी वो तो आएगी रजिया सुल्ताना आएगी, क्योंकि 1236 में ही जो है कि गद्दी पर बैठ जाती है 40 तक, यानी कि 4 वर्ष शासन करती है। दूसरे नंबर पर नसरुद्दीन मसूद शाह आते हैं, महमूद शाह, जो कि कब आएंगे? 1246 से 1265 तक। और अकबर जो बलबन थे वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। और शमसुद्दीन कैमूर्स और कैकुबाद ये दोनों ही बलबन के बेटे हैं। तो पहले कैमूर्स आएगा या कैकुबाद? तो पहले कैकुबाद आएगा फिर कैमूर्स आएगा। तो इस आधार पे आप देखोगे कि 4 से तो आपको शुरू करना है, तो 4 से ये शुरू हो रहा है और 4 से ये शुरू हो रहा है। सेकंड नंबर पे 1 आएगा, सेकंड नंबर पे 1 आ रहा है यहाँ पे, लेकिन अंतिम नंबर पे जो आएगा वो आएगा 2। तो 2 आएगा यहाँ पे, तो इसलिए 4 1 3 2 ये इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 53, मध्यकाल में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसने 8 कवियों के समूह को अष्टछाप की स्थापना की थी? तो अष्टछाप की अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विट्ठल नाथ के द्वारा स्थापित किए गए थे ये अष्टछाप, या 8 कवियों का जो समूह हुआ करता था। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, 15वीं शताब्दी में पश्चिमी भारत की चित्रकला शैली पर फारसी चित्रकला का प्रभाव पड़ने लगा। वहीं मुगल चित्रकला शैली का विकास अकबर के शासनकाल में हुआ। और यहाँ पे सत्य कथनों की पहचान करने को कह रहा है, तो यहाँ पे पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। यानी मुगल चित्रकला जो शैली थी उसका सबसे पहले प्रकार जो विकास हुआ वो अकबर के शासनकाल में हुआ। हालांकि हुमायूं और बाबर के समय में भी 1-2 चित्रकार थे, लेकिन प्रमुख जो विकास हुआ वो अकबर के शासनकाल से ही शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 55 प्रश्न को। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देख लेते हैं। यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्राचीन भारत में वास्तुकला, शिल्पकला और चित्रकला में आज की तुलना में पहले कहीं अधिक गहरा संबंध था। बिल्कुल सही बात है कि पहले जो है कि जो प्राचीन भारत में जो चित्रकार थे वो वास्तुकला, शिल्पकला और चित्रकला में एक गहरा संबंध स्थापित करते थे, एक बहुत ही जो है कि बारीक संबंध दिखाते थे। और वहीं वर्तमान समय की तुलना में प्राचीन भारत में कलाओं का विभाजन नहीं था। वास्तुकार, शिल्पकार, चित्रकार अक्सर एक ही व्यक्ति हुआ करता था और वो तीनों ही विद्या में निपुण हुआ करता था। तो बिल्कुल बात सही है। तो ए और आर दोनों ही कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए 55 का ए आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं अब इसको।
तो देखिए पूछा जा रहा है आपसे बैताल देउल मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भुवनेश्वर, यानी कि भुवनेश्वर का मतलब हो गया उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पे कुछ राज्य दिए हुए हैं और कुछ नृत्य या नाटक हैं, तो इसके बारे में बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 57 में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोई एक गलत है, बाकी 3 सही हैं। अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो है कि नौटंकी होती है, बिल्कुल सही बात है। गुजरात की अगर हम देखें तो यहाँ पे लेजिम नहीं होती दोस्तों गुजरात में, बल्कि भवई होता है। क्या होता है? भवई होता है। महाराष्ट्र में तमाशा होता है, पश्चिम बंगाल में यात्रा होता है। अब बात आती है कि ये जो लेजिम है कि ये कहाँ का नृत्य है, तो ये दोस्तों महाराष्ट्र का एक राज्य नृत्य है। कहाँ का? ये महाराष्ट्र का ही लेजिम है। तो उत्तर प्रदेश की नौटंकी, गुजरात का भवई, महाराष्ट्र का तमाशा और पश्चिम बंगाल का यात्रा। क्वेश्चन नंबर 58 है, महापुराणों के प्रमुख विषयों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 5 है। कितनी है? 5। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पहाई, महावी, रीवा, रोहा और ससीपहा ये क्या हैं? क्या पहाड़ियाँ हैं, या कवित्रियाँ हैं, या भाषा शैली है, या नृत्य है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, यानी कि कवित्रियाँ हैं। ये सब क्या है? कवित्रियाँ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। सल्तनत काल में निम्न में से कौन सा अधिकारी सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान हुआ करता था? तो वो होता था सर ए जहाँदार, यानी कि सर ए जहाँदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 61 पर हम लोग चलते हैं। पूछा जा रहा है, कवि राजमार्ग नामक कन्नड़ भाषा के एक काव्य ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये अमोघ वर्ष के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कवि राजमार्ग की जो रचना है ये अमोघ वर्ष के द्वारा की गई थी। और अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? तो ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था, क्योंकि राष्ट्रकूट वंश का शासक था। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पर 62 प्रश्न है, वो क्या कह रहा है? 62, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी नहीं होता है? यानी कि स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी नहीं होता है, तो मृदभांड नहीं होता है, जबकि हाथ की कुल्हाड़ियाँ, अस्थि पंजर और जीवाश्म ये तीनों ही जो है कि प्रागैतिहासिक काल की स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी हैं, जबकि मृदभांड अब उपयोगी नहीं रह गए हैं। ओके, तो अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। अकबर द्वारा समर्थन प्राप्त वहदत उल वजूद यानी वहदत अल वजूद की अवधारणा का तात्पर्य क्या था? यानी परम तत्व की एकता, यानी कि चाहे आप किसी भी धर्म में देखिए, सभी धर्मों में परमात्मा को एक ही बताया गया है। अर्थात संसार में केवल एक ईश्वर है तथा संसार की सभी चीज़ों के पीछे वही है। यानी कि कोई भी काम हो रहा है संसार में तो ईश्वर के कारण ही हो रहा है, यानी कि परमात्मा के कारण ही हो रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 54। यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 3 तो सुमेलित होंगे और 1 नहीं। यानी कौन से क्षेत्र में कौन शासक रहा करता था? तो आप देखेंगे कि वाकाटक में प्रवरसेन प्रथम थे, बिल्कुल सही। राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग से संबंधित है, बिल्कुल सही। पल्लव से सिंह विष्णु थे, यह भी सही है। लेकिन चालुक्य से राजराज प्रथम नहीं थे। राजराज प्रथम जो है कि चोल वंश से संबंधित थे, और इन्होंने ही बृहदेश्वर मंदिर अर्थात इन्होंने गंगई कोंड चोलपुरम जो है कि और राजराजेश्वर मंदिर की स्थापना भी की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राचीन संगम युग के संबंध में कौन सा कथन एक असत्य है? तो गलत पूछा जा रहा है कि कौन सा एक कथन गलत है। वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी, यह बात सही है। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, यह गलत है, क्योंकि प्राचीन संगम युग जो हुआ करता था दक्षिण भारत का, वहाँ पे सती प्रथा का प्रचलन था। तो यह गलत है कि सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो बी स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत में जो संगम युग था वहाँ पे हमें सती प्रथा का प्रचलन के प्रमाण देखने को मिलते हैं। और अब हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 66। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित संगम युगीन साम्राज्यों में किस एक साम्राज्य के शासकों ने नौसैनिक पराक्रम का एक उदाहरण मालदीव की विजय के रूप में दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, क्योंकि चोल शासक थे जिन्होंने मालदीव पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 67 है, छोटा कर लेते हैं हम लोग इसको।
चोल शासन काल में दक्षिण भारत का मंदिर स्थापत्य चरमोत्कर्ष पर था और इस काल में स्थापत्य की द्रविड़ शैली लोकप्रिय रूप से हुई थी। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाने की शैली है वो द्रविड़ शैली ही थी दोस्तों, चाहे वो चोल काल हो, चाहे पल्लव काल हो, चाहे कोई सा भी काल हो। लेकिन दक्षिण भारत में सामान्यतः ऊंचे पिरामिड नुमा जो है कि शिखर बनते थे, कुछ ऐसे मंदिर बनते थे और ये इसका मेन प्रवेश द्वार हो जाता था। तो इस तरीके से बनते थे। तो ए स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा 67 का। और अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कुछ जैन तीर्थंकर हैं और उनके कुछ प्रतीक लक्षण हैं। तो हमें ये देखना है कि कौन किससे संबंधित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ये हमें बताना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आदिनाथ का तो वृषभ होता है, जिसको आज हम लोग सांड कहते हैं। और मल्लीनाथ की बात करेंगे तो इनका जल कलश था। पार्श्वनाथ की बात करेंगे तो सर्प था। लेकिन संभवनाथ की बात करेंगे तो इनका हाथी नहीं था, बल्कि क्या था, इनका घोड़ा था। तो हाथी नहीं था बल्कि अश्व यानी कि घोड़ा था। तो डी हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सभा, समिति, विदत और गण उपरोक्त में से कौन सा या कौन से ऋग्वेद में वर्णित कबीलाई परिषद हैं। तो आप देखोगे डी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि चारों ही ऋग्वेद में वर्णित क्या है, एक कबीलाई परिषद हैं। और अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म से संबंधित नहीं है। संवर, निर्जरा, निर्वाण और बंधन। तो सही जवाब हो जाएगा सी, क्योंकि निर्वाण की जो पद्धति है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, न कि जैन धर्म से। तो जैन धर्म का है ये। और बौद्ध धर्म में क्या होता था, निर्वाण प्राप्ति का अर्थ होता था जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। ये निर्वाण जो है कि बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्नो निम्नलिखित में से किन दो प्रमुख चरित्रों के माध्यम प्रश्नोत्तरी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मिनांडर और नागसेन के बीच में ये है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, मिनांडर और नागसेन के बीच में है। और अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, सल्तनत काल में आरिज़ ममालिक किसे कहा जाता था। तो आरिज़ ममालिक जो हुआ करता था वो सैन्य विभाग के प्रधान को कहा जाता था। तो ए स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, संगमरमर की बारीक नक्काशी और अद्भुत मूर्तिकारी के लिए जो प्रसिद्ध जैन मंदिर अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है ये, तो सिरोही में अवस्थित है। कहाँ पे, सिरोही। और सिरोही कहाँ पड़ता है, ये आपके राजस्थान में है। राजस्थान के जो माउंट आबू पर जो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है जैन मंदिर, जहाँ पे संगमरमर पे एक बारीक नक्काशी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा जा रहा है उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। स्तूप की बात करेंगे तो सांची में है, चित्रकारी की बात करेंगे तो बाग, और मांगतेश्वर मंदिर खजुराहो। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। मांगतेश्वर मंदिर भी खजुराहो में, चित्रकारी भी मिलती है आपको बाग गुफा में, और स्तूप जो है कि सांची का भी प्राप्त होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कुछ गुप्तकालीन मंदिर हैं और स्थान, तो इसको मिलान करना है। तो आप देखेंगे विष्णु मंदिर की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि तिगवा। तिगवा कहाँ पड़ता है, जबलपुर मध्य प्रदेश, वहाँ पे जो है कि विष्णु मंदिर मिलेगा। शिव मंदिर की बात करेंगे तो ये नागौद मध्य प्रदेश में भुमरा का मिलता है। और पार्वती मंदिर की बात करेंगे तो ये नैना कुठार या नचना कुठार मध्य प्रदेश। और लक्ष्मण मंदिर की बात करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ के सिरपुर में स्थित है। तो इस तरीके से इसका मिलान आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे हम लोग। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कहकर इसका विरोध किया था। तो कार्य किसने कहा था, ये मतलब कि आत्महत्या का ये कार्य है, तो बाणभट्ट के द्वारा यह कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 77, विदेशी यात्री और शासक। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है तो क्या अल मसूदी जो है कि महिपाल प्रथम के समय आया था, बिल्कुल सही बात है। रॉल्फ फिच अकबर के समय आया था, यह भी सही बात है। डोमिंगो पायस अच्युत देवराय के समय आया था, नहीं। डोमिंगो पायस एक पुर्तगाली यात्री था जो किसके समय आया था, तो कृष्णदेव के समय आया था, कृष्णदेव शासक के समय आया था। जबकि अच्युत देवराय के समय जो है कि नूनिस नाम का एक पुर्तगाली यात्री आया था भारत। और फ्रांसिस्को पेलसाट जहांगीर के समय आया था, यह बात भी सही है। तो 77 का सी हो जाएगा कि यह मैचिंग गलत दी हुई है। और अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त शासकों की जो शासकीय भाषा संस्कृत थी, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है असत्य कथन, कौन से कथन गलत हैं। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, इसीलिए डी ऑप्शन हो जाएगा कि ना तो पहला गलत है और ना ही दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 79 है। यहाँ पे कर्ण
ये कर्ज नहीं होता है, कर्ण होता है। कर्ण, चौपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ये क्या हैं? ये सभी की सभी गुफाएं हैं। क्या हैं ये? सभी की सभी गुफाएं हैं। और अशोक ने आजीवक संप्रदाय में रहने वाले ऋषियों को जो है कि दान कर दी थी, आजीवक संप्रदाय के लोगों को। तो ये गुफाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, जैन तीर्थंकर हैं और उनके प्रतीक चिन्ह हैं, ये इनको मिलाने हैं। जैसे ऋषभ देव की बात करेंगे तो ऋषभ देव के लिए सांड हो जाएंगे। अरिष्ट नेमि की बात करेंगे तो अरिष्ट नेमि के लिए शंख हो जाएगा। पार्श्वनाथ की बात करेंगे तो पार्श्वनाथ के लिए सर्प हो जाएगा। और महावीर स्वामी की बात करेंगे तो इनके लिए सिंह हो जाएगा। तो ये इनके प्रतीक चिन्ह भी थे। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है। क्वेश्चन नंबर 81 है, शून्य संपादने किस संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है? शून्य संपादने लिंगायत धर्म का जो है कि मुख्य रूप से प्राथमिक ग्रंथ है। और ये कर्नाटक में जो है कि सबसे अधिक डेवलप हुआ है ये लिंगायत धर्म। और अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे सिंधु सभ्यता स्थल है और ये संबंधित नदी हैं कि कौन से स्थल किस नदी के किनारे विकसित हुए थे, इनको मिलान कराएं। जैसे आलमगीरपुर, ये हमारे यूपी में मेरठ के समीप है, तो ये आपके किससे हो जाएगा? हिंडन नदी से हो जाएगा। रोपड़ की बात करेंगे तो रोपड़ आपके पंजाब में है, सतलज नदी पर। कालीबंगा की बात करेंगे तो कालीबंगा घग्गर नदी पर राजस्थान में। और लोथल की बात करेंगे तो गुजरात में भोगवा नदी पर है। किस नदी पर? भोगवा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? ऐरावतेश्वर मंदिर, कोरंगनाथ मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और कैलाशनाथ मंदिर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कि कैलाशनाथ मंदिर जो है कि चोलों से संबंधित नहीं है, क्योंकि कैलाशनाथ मंदिर की स्थापना राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा कराई गई थी। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक प्रथम के द्वारा कराई गई थी। बाकी तीनों ही मंदिर आपके किससे संबंधित हैं? चोलों से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में, तो उस समय भारत पे किसका शासन चल रहा था? तो दिल्ली के तुगलक वंश का शासन था। और तुगलक वंश में भी नासिरुद्दीन महमूद सोहे की शासन कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 85 है, ऋग्वैदिक प्रमुख देवताओं में से किस एक को देवताओं और मनुष्यों के बीच का मध्यस्थ माना जाता था? तो अग्नि को माना जाता था। किसको? अग्नि को माना जाता था। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर दे रहा है कि उपरोक्त में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भारतीय राज्यों पर आक्रमण का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम की बात करें तो अगर आप देखेंगे कि गुजरात पे तो उसने जो है कि 1297 में जो है कि विजय प्राप्त की थी। रणथंभौर की बात करेंगे तो 1301 में विजय प्राप्त की। वहीं चित्तौड़ की बात करेंगे तो 1303 में विजय प्राप्त की। और अगर हम बात करें मालवा की तो मालवा पे इसने 1305 में विजय प्राप्त की। तो इस हिसाब से अगर आप सही स्टेटमेंट लगाएंगे तो बी हो जाएगा कि सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, वन। तो ये प्रश्न कई बार बन जाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने किन जगहों पर किस वर्ष में जो है कि विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखते हैं 87। गियासुद्दीन तुगलक ने मलिक उल गाजी की उपाधि ली थी और उसने मंगोलों को कई बार पराजित। तो ए स्टेटमेंट हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। और लगभग जो है कि इसके समय में 29 बार जो है कि आक्रमण हुए थे मंगोलों के। कितने? 29 बार। जबकि अमीर खुसरो और बर्नी ने कहे कि लगभग 20 बार जो है कि इसने उन आक्रमणों में विजय प्राप्त की थी। आगे देख लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा अगला 88। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य मतलब कौन सा कथन गलत है? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि सुधार हेतु कुछ कदम उठाए थे। तो हम कहेंगे कि जी हाँ, बिल्कुल इसने कदम उठाए थे। और अमीर कोही नाम का जो कि दीवान कोही या अमीर कोही जो विभाग था वो भी इसने स्थापित किया था, दीवान अमीर कोही। और उसने दीवान अमीर कोही नाम से एक अलग विभाग की स्थापना भी की थी जो कृषि के विकास से संबंधित थे। और जो गरीब किसान हुआ करते थे उनको तकावी नाम का एक ऋण भी देता था, जो एक अग्रिम लोन था एक तरीके से। तो ये बहुत सस्ती दरों पे दिया जाता था। तो दूसरा भी सही है। अब आपसे पूछ रहा है असत्य कथन, तो ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है। क्या कहेंगे हम? ना पहला गलत है और ना ही दूसरा गलत है। तो डी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना का संबंध मोहम्मद बिन तुगलक से नहीं है? दुआब में कर वृद्धि की थी, बिल्कुल सही। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, यह भी सही है। खुरासान और कराचिल अभियान किया था, यह भी सही है। लेकिन दीवान खैरात की स्थापना इसने नहीं की थी, बल्कि FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। तो सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे, यहाँ पे 89 था, अब 90 प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है, आजीवक थे एक सैन्य संगठन,
व्यापारिक संगठन, धार्मिक संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं। तो ये एक धार्मिक संप्रदाय थे, आजीवक संप्रदाय के लोग। और अगला प्रश्न है आपका 91 प्रश्न क्या कहता है कि एरण अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस एक गुप्तकालीन शासक के संबंध में है। तो ये समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। एरण अभिलेख क्या करता है, ये एरण अभिलेख समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है यहाँ पे। हालांकि ये जो अभिलेख है, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो हालांकि ये एरण अभिलेख है, ये मुख्य रूप से तो भानुगुप्त का अभिलेख है, लेकिन इसमें कुछ समुद्रगुप्त की भी जानकारी मिलती है। और ये पहला अभिलेख है जिसमें सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। किसके? सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि सती प्रथा के बारे में पहली जानकारी कहाँ पर मिलती है, तो एरण अभिलेख में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय, हुड़ों को पराजित करना स्कंदगुप्त, देवगुप्त का कुमारगुप्त और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। तो आप देखेंगे कि सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो देवगुप्त है ये एक उपाधि थी चंद्रगुप्त द्वितीय की, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य थे उन्हीं की ये उपाधि थी, न कि कुमारगुप्त की। तो इसलिए सी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पहली बार किस उपनिषद में देखने को मिलता है। तो पहली बार ये बृहदारण्यक उपनिषद, जो बृहदारण्यक उपनिषद है, इसमें जो है कि सबसे पहले पुनर्जन्म के बारे में एक स्पष्ट उल्लेख देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा और चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार निर्मित करवाया। तो ये किसने किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और ये कौन से वंश से संबंधित है? तो ये पल्लव वंश से संबंधित है। पल्लव वंश जो कि दक्षिण भारत का एक शासन था, वहाँ पर जो है कि ये साम्राज्य था, तो उससे ये संबंधित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं 95। ऋग्वैदिक राजनीतिक इकाइयों का सबसे छोटे से सबसे बड़े तक का सही क्रम क्या था। मतलब सबसे पहले छोटा लो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए, कुल होता था एक परिवार, फिर कुल मतलब कई सारे परिवारों को मिला के गाँव बनता था, और कई सारे गाँव को मिला के विश्व, और कई सारे विश्व को मिला के जन यानी कि जनपद यानी कि जिले बनते थे। तो डी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 हम लोग देखेंगे। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस एक हड़प्पा कालीन स्थल से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ। तो पक्की जो मिट्टी थी, इसके बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। तो ये बनवाली से मिला है। कहाँ से? बनावली से। और ये यहाँ से जो पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप यानी कि लाइन मिलती देखने को, और ये हरियाणा राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्तूप के संबंध में सत्य है। इसके ऊपर एक छत्र होता है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसके ऊपर एक छत्र होता है, बिल्कुल सही। और इसके चारों ओर एक वेदिका होती है, यह भी सही है। और इसमें एक गर्भगृह होता है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का गर्भगृह नहीं होता है, बल्कि गर्भगृह जो होता है वो मंदिरों से संबंधित है। और यहाँ पे जो स्तूप होते हैं ये सामान्यतः बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित थे। तो इसमें छत्र होते हैं और यहाँ पे वेदिका होती है चारों ओर घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पे गर्भगृह नहीं पाए जाते हैं। इसलिए ए स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा जा रहा है, ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे सत्य नहीं है, यह पूछ रहा है। यह ऋतु का नियामक माना जाता था। तो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऋतु का जो नियामक था वो कौन थे? वरुण देवता थे, जिनको ऋतु का नियामक, देवताओं का पोषक भी कहा जाता था। इसलिए ए स्टेटमेंट गलत है। बाकी इंद्र के लिए भोज और सोमरस पान प्रिय थे, सर्वाधिक सूत्र इन्हें ही समर्पित हैं, और सभी कथन सत्य हैं, ये तो नहीं। तो ये दोनों तो सही हैं, लेकिन ये वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 99 है। यहाँ पे कुछ राजवंश हैं और उनकी कुछ राजधानियाँ हैं, तो इसको आपको मिलान करना है। जैसे कि गुजरात के चालुक्य की बात करेंगे तो ये अन्हिलवाड़ हो जाएगा, चेदी के कलचुरी के लिए त्रिपुरी हो जाएगा, और मालवा के परमार के लिए तो इनके लिए धारा हो जाएगा या धंग, और शाकंभरी के चौहान के लिए अजमेर हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 100 है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन सा एक पांड्य शासन में बड़ी मात्रा में अदरक और दालचीनी के उत्पादन का उल्लेख करता है। तो ये मार्को पोलो के द्वारा किया गया था उल्लेख कि पांड्य शासन में अदरक और दालचीनी का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। आगे प्रश्न नंबर 101 है।
यहाँ पे कुछ मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं और ये राज्य हैं। और पूछा क्या जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है। तो जैसे बात करेंगे लेखैया की बात करेंगे कि ये कहाँ पर स्थित था, तो देखिए ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। अगर संगनकल्लू की बात करें तो ये कर्नाटक में है, ना कि गुजरात में है, तो दूसरा गलत हो गया। लंघनाज की बात करेंगे तो यह गुजरात में, न कि राजस्थान में, तो तीसरा भी गलत हो गया। तो पूछा जा रहा सही सुमेलित, तो केवल एक सही हो जाएगा। तो देखिए संगनकल्लू कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। कहाँ पे दोस्तों है ये, कर्नाटक में। जबकि लंघनाज की बात करेंगे तो ये आपके गुजरात में है। कहाँ पे, गुजरात में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102। सम्राट अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने चोल, पांड्य, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो जो सम्राट अशोक का जो दूसरा मुख्य शिलालेख था, इसमें हमें दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में भी जानकारी मिलती है, जो कि दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य थे। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में किया गया था, बिल्कुल सही है ये। और ये जो है कि तुगलक वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है, तुगलक वंश से। आगे देखते हैं, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था, क्या यह भी बात सही है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 है, मुगल बादशाह बाबर ने अपनी तुजुक ए बाबरी जो आत्मकथा थी उसे किस भाषा में लिखा गया था। तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। जबकि आगे जब चलेंगे हम जहांगीर की, जब हम देखेंगे कि तुजुक ए जहांगीरी, तो वो आपकी हो जाएगी फारसी भाषा में, वो भी एक आत्मकथा है। तो मैं आपको बता दूं कि बाबर के बाद जो हुमायूं, औरंगजेब, अकबर या बाबर मतलब जहांगीर, तो ये सभी के सभी लोगों ने, मुगलों ने अपनी राजकीय भाषा क्या घोषित कर दी थी, फारसी। जबकि बाबर ने जो है कि तुर्की को ही रखा था। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं। अकबर ने सन 1581 में काबुल पर आक्रमण किया था। काबुल में लगभग 3 वर्षों तक उसने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया था। यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय शासक ने इस शहर में कदम रखा था। तो हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे और कूट की सहायता से हम इसका उत्तर देंगे। तो 105 का हो जाएगा बी, कि केवल जो है कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि काबुल में लगभग 3 वर्षों तक उसने प्रत्यक्ष शासन नहीं किया था। बल्कि पहला स्टेटमेंट तो सही है, 1581 में काबुल पर आक्रमण किया, और ये पहला अवसर था जब किसी भारतीय शासक ने इस शहर में कदम रखा था। ठीक है, और अगले नंबर पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से किस एक दक्कनी शासक को अमला बाबा कहा गया। किसको कहा गया अमला बाबा, तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को कहा गया था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 107 है, हम छोटा करते हैं। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया था। और अगला पूछा जा रहा है आपसे कि अकबर द्वारा इसका निर्माण मालवा विजय की स्मृति में किया गया था। तो हम बताएंगे कि मालवा विजय की स्मृति नहीं थी दोस्तों, वो थी गुजरात विजय। गुजरात को जब उसने जीता था और पहली बार उसने समुद्र के दर्शन किए, यानी समुद्र को देखा था, तो इस आधार पर आप कहोगे कि पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। इसीलिए जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, कि सी में क्या है, ए तो सही है और आर गलत है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 है, शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य जो पुरंदर की संधि हुई थी वो कब हुई थी। यहाँ पे जो राजा जयसिंह हैं ये औरंगजेब की तरफ से थे। किसकी तरफ से थे, औरंगजेब की तरफ से। तो एक तरीके से देखा जाए तो इनके बीच में जो संधि हुई थी वो किस समय हुई थी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1665। 1665 में यहाँ पे पुरंदर की संधि होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109 हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ वेद दिए हुए हैं और उपवेद दिए हुए हैं, इनका मिलान करना है कि कौन इसके उपवेद की श्रेणी में आता है। अब जैसे ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो तो आयुर्वेद है। यजुर्वेद की बात करेंगे तो धनुर्वेद है। अथर्ववेद की बात करेंगे तो शिल्पवेद है। और सामवेद की बात करेंगे तो ये गंधर्ववेद है। तो चारों ही मिलान सही दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 ये इसका मिलान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। मुगल शासक और उपाधियाँ हैं बाबर, बादशाह, बहादुर शाह प्रथम, शाह ए बेखबर, फर्रुखसिया, घृणितकायर। पूछा जा रहा है उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो आप सही जवाब इसका जो चुनेंगे वो चुनेंगे आप 3, यानी 1 2 3 सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि तीनों ही उपाधियां सही हैं। बाबर ने बादशाह की उपाधि ली थी, बहादुर शाह प्रथम ने शाह ए बेखबर की ली थी, फर्रुखसिया ने घृणितकायर की उपाधि ली थी।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। बहमनी राज्य के किस शासक ने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था? तो हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा दिया गया था, जो कि जफर खां के नाम से भी जाना जाता है। और ये 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा, और इसी को जो है कि हसन गंगू भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों में कौन एक इस्लाम से प्रभावित? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नामदेव। और इसका पहला प्रश्न ही मैंने आपसे ऊपर पूछा था कि ये संत बनने से पहले क्या थे? एक लुटेरे थे। क्या थे? लुटेरे थे। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस एक शासक को लाल चेर भी कहा जाता है? लाल चेर भी कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा सेनगुट्टवन। किसे कहा जाता है? सेनगुट्टवन, जो कि चेर वंश का जो है कि एक महत्वपूर्ण शासक था, और इसलिए इसको लाल चेर भी कहा जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, एक ऐसा प्रश्न जो आपके पिछली बार पीसीएस में पूछा गया है, और इसको कई बार जो है कि दोस्तों पूछा जाता है और ये गलत हो जाता है, तो आप लोग इसको आज याद कर लीजिएगा, और आगे भी प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है इसकी। निम्नलिखित युद्धों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, सामूगढ़ का युद्ध, देवराई का युद्ध और धर्मट का युद्ध। तो सबसे पहले तो होता है धर्मट का युद्ध। ये जो होता है 15 अप्रैल कब होता है? 1658 को होता है। फिर दूसरा होता है ये आपका 29 मई, कब होता है? 29 मई 1658। और तीसरा होता है देवराई का युद्ध, जो कि मार्च 1659, कब होता है? 1659। और ये तीनों ही युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच मुगल साम्राज्य में सत्ता प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार को लेके युद्ध हो रहा था कि शाहजहां के पुत्र औरंगजेब या दारा शिकोह में से किसे सत्ता प्राप्त होगी। तो इसलिए ये युद्ध लड़े गए थे, और अंतिम रूप से औरंगजेब की विजय हुई थी। तो अब आप इनका जो क्रम मिलाएंगे तो डी आंसर हो जाएगा 3, 1, 2। ये प्रश्न पिछली बार यूपी पीसीएस 2022 में पूछा गया है, और ये गलत भी हुए कई बच्चों के। हालांकि ये प्रश्न मेरा सही हुआ था, क्योंकि मुझे इसकी पूरी डिटेल जानकारी थी, इसलिए ये प्रश्न सही हुआ मेरा। क्वेश्चन नंबर 115 है, औरंगजेब ने अपने सभी सूबों में मुहत्सिब नियुक्त किए थे। मुहत्सिब क्या होता था? ये देखता था कि कौन व्यक्ति या कौन समाज में जो रहने वाला व्यक्ति है वो नैतिक नियमों का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ों की बात होती है। ठीक है, तो उनका मानना था कि राज्य नागरिकों के नैतिक कल्याण के लिए भी जिम्मेदार है। तो ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, और इसकी सही व्याख्या भी करता है। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो मुहत्सिब है, इसके पद की जो नियुक्ति हुई थी वो औरंगजेब के द्वारा की गई थी। कहीं ऐसा ना हो स्टेटमेंट में आपको आ जाए अकबर और आप कहते कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, तो एकदम सही से आपको पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे, शिवाजी के प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोकाज जागीर, मजूमदार जो थे या मजूमदार राज्य का लेखपाल, दबीर की बात करेंगे तो भूमि पर वंशानुगत अधिकार रखने वाला अधिकारी, या पागा जो कि स्थायी सेना कहलाती थी। तो सी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जो दबीर होते थे वो दरबार के कायदे कानूनों की देखरेख करते थे, न कि भूमि पर वंशानुगत अधिकार वाले अधिकारी थे। तो ये लोग दबीर क्या थे? दरबार के कायदे कानून तय करते थे कि दरबार में कैसे बातें होंगी, कैसे क्या चीज़ें होंगी, इन सब पे चर्चा करते थे। क्वेश्चन नंबर 117 है, तुगलकनामा में किसकी एक महत्वपूर्ण कृति तुगलकनामा निम्नलिखित में से मानी जाती है? तो निम्नलिखित में से जो तुगलकनामा है वो किसकी है? अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 118 हम लोग देखेंगे, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक को प्राचीन भारत में समतट कहा जाता है? क्या कहा था? समतट। तो पूर्वी बंगाल को समतट कहा जाता है। ओके, समतट कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है, मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासरी को गुलाम वंश के किस शासक को समर्पित किया था? तो जो तबकात नासरी लिखी थी उसमें गुलाम वंश के नासरुद्दीन महमूद के बारे में पूरी जानकारी थी, या यूँ कहें कि नासरुद्दीन महमूद तक को जो शासक बनाया गया था 1246 में, और जिसमें बलबन का बहुत बड़ा योगदान था, बलबन का ये दामाद भी था। तो इन सभी चीज़ों में इस पर चर्चा की गई है, और यह पुस्तक किसकी? मिनहाज उस सिराज की है। अगला क्वेश्चन है 120, निम्नलिखित में से किस शासक ने बुद्ध के लिए वेनुवन विहार का निर्माण कराया था? तो डी आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है 121, भक्तिकालीन संतों में किस एक की रचनाएं अभंग के रूप में प्रसिद्ध है? यानी अभंग के रूप में अगर हम देखेंगे तो सी आंसर हो जाएगा नामदेव। नामदेव की रचनाएं अभंग के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किसे गुड़ समुंदर की उपाधि दी थी? गुड़ समुंदर की उपाधि दी थी, तो सी हो जाएगा लाल खां। लाल खां को यह उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा, मतलब सॉरी शाहजहां के द्वारा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से गुप्त काल के संबंध में सत्य हैं? भाग, श्रेणी, भुक्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग। भू राजस्व में राजा का हिस्सा होता था और जो भुक्ति होता था वो प्रशासकीय विभाग का अधिकारी माना जाता था। तो 1 और 3 सही थे, इसलिए ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जबकि श्रेणी क्या होती थी? तो श्रेणी दोस्तों एक व्यापारिक संगठन होता था, न कि व्यापारिक जो प्रधान होता था, क्योंकि व्यापारिक जो प्रधान होता था उसको हम लोग श्रेष्ठी कहते थे। क्या कहते थे? श्रेष्ठी। और श्रेणी एक व्यापारिक संघ हुआ करता था या संगठन। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 124, हम लोग देखेंगे। पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, अर्थात कि गलत पूछा जा रहा है। मुगल शासक और उनके मकबरे कहाँ पर स्थित हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो आप देखोगे बाबर का मकबरा तो काबुल में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, लेकिन हुमायूं का मकबरा ये जो है कि लाहौर में नहीं है, बल्कि कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में। और अगर हम बात करें, इसलिए तो हम लोग हुमायूं का मकबरा दिल्ली में देखते हैं, जिसमें दोहरे गुंबद का प्रमाण मिलता है सबसे पहले। और लाहौर की बात करेंगे तो लाहौर में जहांगीर का मकबरा मिलता है। किसका मिलता है? जहांगीर का। और औरंगजेब का औरंगाबाद में तो है ही है, तो इसलिए सी आंसर हो जाएगा कि हुमायूं का लाहौर में नहीं बल्कि दिल्ली में है। अगले प्रश्न को देखते हैं। नागदा नामक स्थल जहाँ से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं, यह स्थित है मध्य प्रदेश में। नागदा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से कौन राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की प्रथम महिला पायलट बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शिवांगी सिंह। और ये शिवांगी सिंह कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। तो ये यूपी स्पेशल भी या यूपी करंट अफेयर्स का प्रश्न भी बन सकता है। अब आप देखेंगे आगे करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको मिलेंगे। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का प्रथम जूलॉजिकल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, जबलपुर मध्य प्रदेश में प्रथम जूलॉजिकल पार्क स्थापित किया जा रहा है यहाँ पे। आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित में से किस एक मंत्रालय द्वारा भारतीय नागरिकों के कई पहचान पत्रों को आपस में जोड़ने के उद्देश्य से फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज़ यानी FDI नामक पहल की गई है शुरू? तो सही जवाब हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 129, हम लोग पढ़ेंगे। और 129 में क्या दिया हुआ है? जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर। तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट पहला। दूसरा, सबसे निचला स्थान अफगानिस्तान का रहा? तो जी नहीं, जो सबसे निचला स्थान था वो किसका था? दक्षिणी सूडान का था। किसका था दोस्तों? दक्षिणी सूडान का। और तीसरा अगर हम देखें, भारत एवं मालदीव संयुक्त रूप से 85वें स्थान पर रहे, तो यह भी बात सही है। तो 1 और 3 यहाँ पे सही होंगे। तो कूट में अगर हम लोग देख लेते हैं तो ए आंसर हो जाएगा, 1 और 3 दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित जो प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका है फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की उच्चतम भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में शीर्ष 10 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला एथलीट निम्नलिखित में से कौन बनी है? तो सही जवाब हो जाएगा PV सिंधु, क्योंकि PV सिंधु जो है कि सबसे अधिक जो है कि भुगतान पाने वाली महिला बनी है भारत की तरफ से। और क्वेश्चन नंबर 131 है, पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस तिथि को देश भर में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस आपका सही आंसर हो जाएगा 23 जनवरी। और यह किसके लिए मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 23 जनवरी को जो है कि जन्म तिथि मनाई जाती है, और इसीलिए इसके अवसर पर पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। और देश नायक दिवस भी इन्हीं के अवसर पर मनाया जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 132 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 निम्नलिखित में से किस एक को पराजित करके राफेल नडाल ने 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया? तो डेनियल मेदवेदेव को हराया और खुद वो आपके नडाल साहब जीत। क्वेश्चन नंबर 133 है, जनवरी 2022 में सिया मारो कास्त्रो किस मध्य अमेरिकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी है? तो ये होंडुरास की जो है कि वो प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। और अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 134 है,
जनवरी 2022 में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा केरल। केरल में ग्राफीन नवाचार केंद्र की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू की थी? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पेरू। पेरू के द्वारा यह घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 136 है, धर्म गार्जियन अभ्यास। इस पर विचार करना है हमें कि कौन से कथन सही हैं, ये हमें देखना है। इसका आयोजन फरवरी 2022 में कर्नाटक में किया गया था, ये देखा जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है। और ये भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है, तो ये गलत है। सऊदी अरब नहीं दोस्तों, ये भारत और जापान के मध्य होता है धर्म गार्जियन। तो केवल पहला सही है, तो 136 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने सी डोम नामक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया था? तो ये इजराइल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में यूरोप में आए निम्नलिखित में से किस एक तूफान ने भारी तबाही मचाई थी? तो इसको जो नाम दिया गया था वो दिया गया था यूनिस। यूनिस नाम दिया गया था, जो यूरोप में काफ़ी इसने तबाही मचाई थी। क्वेश्चन नंबर 139 है, फॉकलैंड द्वीप विवाद निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो जो फॉकलैंड का द्वीप विवाद है वो ब्रिटेन और अर्जेंटीना को लेकर है। तो ब्रिटेन अपना दावा करता है उस पर और अर्जेंटीना अपना दावा करता है। और फॉकलैंड द्वीप जो मैं आपको बताऊं कि आपके दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर हम 140 देखेंगे अब। तो आइए 140 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। फरवरी 2022 में देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से किन्हें देश का प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया? वाइस एडमिरल सेवानिवृत्त जी अशोक कुमार जी को नियुक्त किया गया। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 141 है, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किस अवधि तक के लिए शुरू किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2022 से 2027 तक के लिए जो है कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया गया है। और यह योजना देश भर में 15 वर्ष या उससे अधिक की उम्र वालों के लिए शुरू किया गया है। और इसमें वयस्क शिक्षा, जिसे हम प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं, उसके भी पहलुओं को कवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 142 है, फरवरी 2022 में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? तो डेमोक्रेसी इंडेक्स जो 2021 जारी की गई थी उसमें भारत का स्थान 46वां था। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका जो लक्ष्य रखा गया कि 2024 तक हम लोग कृषि क्षेत्र में डीजल की जगह अक्षय ऊर्जा अर्थात कि सोलर एनर्जी को हम प्रयोग में लाएंगे। अगला प्रश्न है, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं हम लोग कि इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया था। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर यह प्रतियोगिता जीत ली और यह भारत का 5वां अंडर 19 खिताब है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि केवल तीसरा स्टेटमेंट ही सही है, पहला और दूसरा गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? क्योंकि इसका जो आयोजन था वो इंग्लैंड में ना होके वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इसका आयोजन? वेस्ट इंडीज़ में। और यहाँ पे न्यूजीलैंड को नहीं हराया था बल्कि इंग्लैंड को हराया गया था। तो इसलिए पहला और दूसरा गलत है, जबकि तीसरा यहाँ पे सही है, इसीलिए सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 पढ़ेंगे हम लोग। महान संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ पे किया गया है? तो इनका जो अनावरण किया गया है वो 145 का सी हैदराबाद में, अर्थात कि तेलंगाना राज्य की राजधानी भी है हैदराबाद। तो यहाँ पे इनका जो प्रतिमा थी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, यहाँ पे इनकी अनावरण किया गया मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है 146, भारतीय सेना द्वारा फरवरी 2022 में जम्मू एवं कश्मीर में चलाए गए ऑपरेशन सद्भावना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आतंकवाद से प्रभावित लोगों की मदद करना। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑपरेशन सद्भावना। क्वेश्चन नंबर 147 है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2022 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत कर लगाने की घोषणा की गई थी? तो 30% कर दी गई है। कितने? 30%। क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्नलिखित में से किस एक दक्षिण एशियाई देश की नई राजधानी नूसंतारा होगी? तो जो नई राजधानी है नूसंतारा वो इंडोनेशिया की होगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है,
पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आलिया भट्ट। डी ऑप्शन हो जाएगा, पेटा का सम्मान मिला इन्हें। और अब हम इस सीरीज का आखिरी प्रश्न कर रहे हैं दोस्तों। तो ये है आपका जनवरी 2022 में देश का प्रथम खिलौना निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र कोप्पल टाई क्लस्टर किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। तो ये थे आपके ध्येय आईएएस के, हम लोगों ने पहले टेस्ट पेपर को कंप्लीट किया है और अब हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट टेस्ट पेपर के साथ। और शाम को दृष्टि आईएएस के टेस्ट पेपर यूपी पीसीएस के लिए जो बनाए जा रहे हैं वो भी शाम को मैम के द्वारा अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप लोग रेगुलर इस पर जो है कि वॉच करिए और रेगुलर जो है कि आप इससे स्टडी करिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करिए। और चैनल पे अगर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसके बिना मत जाइएगा। यही एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें यही मोटिवेशन देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।